ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को देख लिया। तो सो लेट्स गेट अ रीकैप। आर्टिकल 20 is related to certain protection which we got for conviction of offense। अगर हम कोई क्राइम करते हैं या ऑफेंस करते हैं तो उसके रिलेटेड हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है, ये आर्टिकल 20 में प्रोवाइडेड है। एंड आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है, वो हमारे आर्टिकल 21 में मेंशन है। सो आर्टिकल 21 में लास्ट लेक्चर में हमने वेरियस केसेस देखे थे, जैसे ए गोपालन केस, मेनका गांधी केस। देन वी हैव सीन सर्टेन अदर केसेस which ensure better enjoyment of आर्टिकल 21। इसमें नए नए चीज़ें ऐड हो गई थी, जैसे ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसमें राइट टू लाइवलीहुड था, मेनका गांधी केस राइट टू गो अब्रॉड, के.एस. पुट्टास्वामी केस which includes right to privacy. So this all we have seen. So in today's lecture we will see article 22 which is related to protection against arrest and detention, कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसके रिलेटेड आपको कौन कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, ये आर्टिकल 22 में मेंशन है। दोस्तों, अरेस्ट करने से मतलब क्या है कि जो आपकी फ्रीडम है, आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, उसको छीन लेना और आपको पुलिस कस्टडी में ले जाना, पहले थाने ले जाना, देन उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है विद इन 24 आवर्स। देन अगर आपका क्राइम सिद्ध हो जाता है तो आपको जेल हो जाती है, केस चलता है। तो दिस अरेस्ट और डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है प्यूनिटिव डिटेंशन या प्यूनिटिव अरेस्ट, और दूसरा होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव अरेस्ट क्या होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया या आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन दर्ज की है कि आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है विच इज अगेंस्ट लॉ, तो इन दिस केस आप अरेस्ट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव अरेस्ट। जबकि जो प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया, बट ऑन मियर सस्पिशन, की सरकार को सस्पिशन है कि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके का क्राइम कर लेंगे, तो उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जाया जाता है। खैर, इसके कुछ मिसयूज भी होते रहते हैं। चलिए, प्यूनिटिव अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 22 में प्रोवाइडेड है, तो उसको समझते हैं। तो उससे पहले जानते हैं कि कस्टडी कस्टडी इज ऑफ टू टाइप्स, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में आप क्या होते हैं कि आपने जैसे कोई क्राइम किया या आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन की, तो सबसे पहले जो पुलिस आएगी और आपको पुलिस कस्टडी में ले जाएगी। मतलब इन पुलिस कस्टडी यू आर हेल्ड इन पुलिस स्टेशन प्रिजन, और अभी आपका मैटर कोर्ट में नहीं गया है, और विद इन 24 आवर आपका मैटर कोर्ट में चला जाता है। तो जो इनिशियल प्रोबेशन के लिए जो आपकी कस्टडी होती है वो पुलिस कस्टडी होती है। और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है कि जो एक्यूज्ड है इट इज लॉक्ड अप इन जेल, जेल में आपको लॉक्ड अप किया जाता है जब आपका कोई क्राइम है वो सिद्ध हो जाता है। सो व्हेन यू आर लॉक्ड अप इन जेल इट इज judicial custody. So in police custody, the accused is held in a police station's prison cell or the custody of an investigating agency probing into the matter. और जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, द अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन जेल एंड इज अंडर द कस्टडी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो चलिए अब प्रोटेक्शंस देखते हैं अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 प्रोवाइड द प्रोटेक्शन और सेफगार्ड्स इन केसेस ऑफ प्यूनिटिव अरेस्ट। तो पहला प्रोटेक्शन है कि द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एज सून एज मे बी। जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाएगा आपको ग्राउंड बताया जाएगा कि किसके बिना पर आपको अरेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोटेक्शन इसकी आपको ग्राउंड बताया जाएगा कि सो एंड सो ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, या आपने सो एंड सो एक्ट किया है जिसके बिना पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है और आपको पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है। एंड सेकंड प्रोटेक्शन इज कि ही शुड बी अलाउड टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। जो एक्यूज्ड है या जो पर्सन हु इज अरेस्टेड हैव द राइट टू डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, और मतलब अपने वकील को बुलाकर वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है या अपनी जमानत या अपनी बेल को इंश्योर करा सकता है। सो द सेकंड प्रोटेक्शन इज ही शुड बी अलाउड टू कंसल्ट
and defended by a legal practitioner of their choice. The third protection is कि 24 hours के भीतर जो अरेस्टेड पर्सन है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और उसका केस मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स उसको प्रोड्यूस किया जाता है और मैजिस्ट्रेट पे उसका केस पहुंच जाता है, जिससे वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू अपनी बेल अगर हो सकती है तो उसको इंश्योर करे, नहीं तो जो उसका केस है वो फर्दर आगे बढ़े। एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रेवल, जैसे क्या हुआ, मान लो कभी कभी इंटर स्टेट पुलिस अरेस्ट करती है, कोई एक्यूज भाग गया है तो पुलिस जाकर उसको दूसरे स्टेट से या फार ऑफ प्लेस से अरेस्ट कर वापस अपने शहर लाती है। सो जो जर्नी टाइम है उसको एक्सक्लूड करने के बाद within 24 hours the arrested person must be produced in front of magistrate. And the fourth protection in case of punitive arrest is no detention can be extended beyond period of 24 hours without the approval of magistrate. अगर मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल नहीं हुआ है कि इसको फर्दर अरेस्ट में या फर्दर डिटेंशन में रखा जाए तो उसको 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर मजिस्ट्रेट ने कहा है तो उसको 24 घंटे के भीतर फ्री करना होगा। दिस इज सम ऑफ द प्रोटेक्शन रिलेटेड टू प्यूनिटिव अरेस्ट। अब आते हैं कि जो एक्सेप्शंस क्या हैं, जो ये सेफ गार्ड्स या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हैं उनके क्या क्या एक्सेप्शन है, किन पर ये सेफ गार्ड्स अप्लाई नहीं होंगे। सो दीज सेफ गार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू दोज पर्सन who are enemies / alien or arrested under preventive detention law. So these safeguards are not available to those person who are enemies or aliens or arrested under preventive detention law. तो चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? It can be understood as imprisonment of a person when the state suspects that the person is likely to commit a crime or is threat to public order. अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन इन फ्यूचर क्राइम कर सकता है या पब्लिक ऑर्डर के लिए वो थ्रेट है, तो उस पर्सन को बिना किसी क्राइम किए पहले ही अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। दिस डिटेंशन इज बेसिकली टू प्रिवेंट द फर्दर क्राइम। जो आगे जो क्राइम होने वाला है उसको प्रिवेंट करने के लिए डिटेंशन को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिससे वो क्राइम ना हो। So there are some safeguards under Article 22 for preventive detentions as well. So first safeguard is no person can be detained for a period of more than 3 months without the approval of advisory board. क्या होता है कि जैसे अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में अरेस्ट किया गया है तो आपको जो मैक्सिमम वैलिडिटी है उस अरेस्ट की वो है 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ से ज्यादा अगर आपको डिटेंट रखना है या अरेस्टेड रखना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म होगा और उस एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही आपको 3 महीने से ज्यादा अरेस्टेड रखा जा सकता है। अन्यथा आपको 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और जो एडवाइजरी बोर्ड है, दिस एडवाइजरी बोर्ड पोजेसेस क्वाजी जुडिशियल पावर, इस पे जुडिशियल पावर भी रहती है जिससे वो आपके डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर सके। एंड दिस एडवाइजरी बोर्ड इंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्या होता है कि जैसे मान लो कि एग्जीक्यूटिव है, उसने किसी को फॉल्स केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट कर दिया है और उसको अरेस्टेड ही रख रहा है फॉर इस पर्सनल रीजंस, तो उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करने के लिए जो एडवाइजरी बोर्ड बनता है। और ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो या तो हाई कोर्ट के जज होते हैं और या हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड हैं या दे आर रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस। सो इट शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नाउ सेकंड सेफगार्ड इज कि 3 महीने से ज्यादा अगर डिटेंशन करना है तो उसके लिए जो लॉस होंगे वो पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगा कि क्या क्या लॉ होंगे जिससे 3 महीने से ज्यादा आप किसी भी पर्सन को डिटेंशन में रख सकते हैं। सो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड द प्रोसीजर दैट इज सपोज्ड टू बी फॉलोड इन कंडक्टिंग द इंक्वायरी टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन शुड बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 3 मंथ एंड फॉर हाउ लॉन्ग। अगर किसी भी तरीके की इसमें इंक्वायरी के लिए लॉ बनाया जाएगा तो वो पार्लियामेंट बनाएगा। State legislature does not have the power to make law
for preventive detention, or the maximum period for which a person can be detained under a preventive detention law beyond the term of 3 months on the approval of advisory board is supposed to be prescribed by parliament by law। कि 3 महीने से ज्यादा अगर एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस पर किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है तो मैक्सिमम कितना पीरियड तक उसको डिटेंशन में रख सकते हैं, ये पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगा बाय लॉ, एंड दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी। और एज पर आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए, पार्लियामेंट बाय लॉ may prescribe class or classes of case in which a person may be detained beyond a period of 3 months विदाउट द अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। आर्टिकल 22 क्लॉज 7 ए बोलता है कि अगर, ये एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सेप्शन है, कि अगर आपको 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेंशन में रखना है और एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूवल के बिना, तो वो पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू होगा कि वो कौन कौन से केसेस हैं या क्लासेस ऑफ द केसेस इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड पीरियड ऑफ 3 months without the approval of advisory board. The fourth protection is the detained person must be informed the ground of arrest and must be given earliest reasonable opportunity to make a representation against the order of arrest। ये आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में प्रोवाइडेड कि जो डिटेन्ड पर्सन है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा कि आप इस बिना पर आपको अरेस्ट किया गया है, और उसको अपना केस रखने के लिए अर्लीस्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसका भी एक एक्सेप्शन है टू दिस सेफगार्ड की अथॉरिटीज मेकिंग द ऑर्डर में विथहोल्ड द फैक्ट्स, वो बताएं भी नहीं कि किस ग्राउंड पर आपको डिटेन किया गया है। दिस इज एन एक्सेप्शन कि 22 क्लॉज 5 बोलता है कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा, बट 22 क्लॉज 6 बोलता है कि अथॉरिटीज में विथहोल्ड द फैक्ट्स रिलेटेड टू डिटेंशन if it considers that disclosure of such facts may be against public order। अगर उनको लगता है कि अगर हमने बता दिया कि सामने वाले को या डिटेन्यू को हमने क्यों अरेस्ट किया है और अगर वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है वो इंफॉर्मेशन, तो आप उसको डिस्क्लोज करने से मना भी कर सकते हैं या आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब देख रहे हैं कि ये एक तरीके से मिसयूज ऑफ पावर का यहाँ पे काफी मतलब स्पेस प्रोवाइड किया गया है कि आप अपनी पावर को मिसयूज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसके काफी क्रिटिक्स भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि दिस लॉ इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, की जो लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल हैं उसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो कि उसने अभी तक क्राइम किया नहीं है बट आपको आशंका है कि वो फ्यूचर में क्राइम कर देगा, तो इससे जो मिसयूज का जो स्पेस है वो कितना ज्यादा हो जाता है कि मतलब एग्जीक्यूटिव या रूलिंग गवर्नमेंट अपोजिशन को या किसी अदर पर्सन जो उनके हिसाब से नहीं चल रहा है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट करा सकते हैं या किसी की आवाज को सप्रेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। अ पर्सन इज डिटेन्ड फॉर नॉट कमिटिंग अ crime but on a mere suspicion that he may do so। This is first critic of preventive detention। और दूसरा क्रिटिक है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर वो ऐसे ही लॉ को काला कानून बोलते थे ना, कि जैसे रोलेक्ट एक्ट आया जिसमें कुछ ऐसे ही रूल्स थे कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना ग्राउंड बताए, कितने भी समय तक उसको जेल में रखा जा सकता है और मतलब उसको अपने केस रखने का मौका भी नहीं दिया जा सकता। सो जो दूसरे क्रिटिक हैं वो बोलते हैं कि जिस लॉ से आजादी की हम बात कर रहे थे आप उन्हीं लॉ को इंडिपेंडेंट इंडिया में रख रहे हैं। सो दिस is only an irony that constitution maker who were themselves the victim of such laws choose to grant such power in an executive in an independent India। So this is second criticism। अब बात करते हैं केस की, अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस। इन दिस केस कोर्ट नोटेड दैट आर्टिकल 22 क्लॉज 5 कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा इज नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी, कि फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे आपने देखा ना 22 क्लॉज 6 में एक्सेप्शन है कि आप विथहोल्ड भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि दिस आर्टिकल 22 क्लॉज 5 इज नॉट मियर अ फॉर्मेलिटी। कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर मस्ट बी रिजॉर्टेड टू ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और कोर्ट ने बोला कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही यूज किया जाएगा।
आप नॉर्मली इसको यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस। और भी क्रिटिसिज्म है, जैसे इट इज ऑफन एलिज्ड दैट गवर्नमेंट फिल्स अप द एडवाइजरी बोर्ड विद सच ऑफिसर्स who are qualified to be a judge of high court and are easily playable as per the whims and fancies of the government, therefore raising questions over the independence of such an advisory board। कहा गया है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें गवर्नमेंट ऐसे मेंबर्स को रख देती है जो हाई कोर्ट के जज के लिए तो क्वालिफाई हैं, दे हैव द क्वालिफिकेशन, बट वो सरकार के हिसाब से इजीली सरकार बोले उस हिसाब से काम करेंगे, मतलब दे आर इजीली प्लेएबल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स विम्स एंड फैंसी। अपने हिसाब से सरकार उनसे डिसीजन करवा सकती है कि आपको क्या डिसीजन लेना है इन दिस केस। so this is also one criticism। Another criticism is that even though the court has stepped in against the infringement of fundamental rights of the citizens, the reality is that large number of cases are pending in the court, meaning that it takes several months to get a petition heard against unlawful detention order। बोला गया कि जैसे अब्दुल करीम केस में भी कोर्ट ने इंटरफेयर किया और वेरियस अदर केसेस में कोर्ट ने इंटरफेयर किया गया है, तो बोला कि कोर्ट इंटरफेयर तो कर रही है और प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ रही है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, बट जो कोर्ट पे ऑलरेडी ओवरबर्डन इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, तो जो हमारा केस है उसको हर्ड करने में ही, उसको सुनवाई में ही काफी महीने और सालें बीत जाती हैं, तब डिसीजन होता है, तब तक जो मतलब पर्पस है गवर्नमेंट का वो तो सर्व हो चुका है, आपको डिटेंशन में रखा जा चुका है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और बोला गया कि अगर आपको डिटेंशन में रख लिया तो जो पर्पस था वो तो फुलफिल हो गया, अब आप छूट भी जाएंगे एक साल बाद तो कोई उसका मतलब नहीं रहा। सो एज अ रिजल्ट द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एंड पर्सनल विक्टिमाइजेशन ऑफ डिटेंशन इज सर्व्ड। और एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि मोर देन 75% ऑफ द डिटेंशन ऑर्डर made under National Security Act 1980 between 2018 to 2020 found to be illegal and incorrect। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि 75%, 75% ऑफ द डिटेंशन ऑर्डर वो इलीगल थे, इनकरेक्ट थे, मिसयूज ऑफ द पावर था गवर्नमेंट के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा। सो दिस इज वन मोर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस लॉ। और कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है वो एक नेसेसरी इविल है। जैसे कुछ कुछ सीरियस क्राइम हो रहे हैं हमारे देश में, जैसे नेक्सलिज्म है, इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, ये इंडिया में अभी भी प्रेवलेंट है। सो उनके लिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो काफी जरूरी है। सो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू in case of preventive detention law। So friends, this is from Brainiac IAS। I hope the lecture is productive for you और आपको जो आर्टिकल 22 है वो काफी हद तक समझ आ गया होगा और उससे जुड़े सारे तथ्य आपको समझ आ गए होंगे। और जो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव अरेस्ट हैं वो क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा। एंड वी हैव स्टडीड सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस अरेस्ट। तो अगर इन फ्यूचर कभी अरेस्ट किया गया है तो आपको पता हो कि हमें क्या क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड हैं। सो दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस। थैंक यू।